my condolences to Sushant Singh's family. It is very heartbreaking. It is not a joke. Bollywood has to change. Bollywood has to wake up. Bollywood has to completely demolish bullying. And I have to say, bullying is also a kind of killing somebody. Now, all these things, what is happening, has reminded me in 2015 when I went to meet CBI officer who had called me down from London, said, please come, we have found some incriminating evidences. I land up over there and he says, oh, by the way, Salman Khan called me up. He calls me every day and he says he's invested a lot of money. Please don't harass the boy. Please don't interrogate him. Don't touch him. So what can we do, madam? He looked frustrated and he was annoyed. I took this matter to Delhi to the higher CBI officers and I have complained about it. And if this is the scenario, if this is what is going to happen, that you're going to pressurize and use your money and power to sabotage deaths and investigations, then I don't know where we citizens are going to go. Who do we go to? I want to say, please stand up, fight, protest, and stop this toxic behavior in Bollywood. इतनी बढ़िया हिट फिल्म देने के बाद बिकॉज किसी एक से पंगा ले लिया, क्यों भाई? बॉलीवुड क्या किसी का बाप का है कि एक आदमी के कहने पे सब लोग उसकी बात मानने लगते हैं? क्यों ऐसा हुआ? विवेक ओबेरॉय को क्यों आउट किया? एक एक्टर था शरद कपूर, उसने जोश में शाहरुख खान को बिल्कुल पानी पिला दिया था, आपको मालूम है शायद। सिर्फ वो शिकार नहीं हुए, इवन गोविंदा आज शिकार है इसी नेपोटिज्म के, कि जितने लोग अपने दम से आते हैं, ये लोग इनको बॉलीवुड बना देती है कि तुम बाहर के हो, इसका आउटसाइडर्स। मैं तो सुशांत को देखता था उसके सीरियल, तब तक तो फिल्मों में नहीं आया था, तब से मैं देखता था, मैंने कहा इस लड़के को कुछ होना चाहिए, इसका कुछ होना चाहिए। और आज जब कंगना का ये मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, कितनी सही बात है कि इस आदमी ने 3 हिट फिल्में दिए। महेंद्र धोनी को धोनी से ज्यादा धोनी बनाने वाला सुशांत। मैं महेंद्र धोनी को उतना फैन नहीं था जब से धोनी नहीं देखी थी, धोनी देखने के बाद मैं धोनी का फैन बन गया। तो सुशांत को आप कोई क्रेडिट नहीं दिया आपने। मैंने एक कॉफी विद करण का एक शो देखा था, उसमें ऐसा लगता था कि ये स्क्रिप्टेड है, कि आपने आलिया भट्ट से पूछा कि सुशांत, तो शी जस्ट आस्क्ड हु सुशांत। इससे बड़ा आप किसी को, और मतलब किसी की मन, उसको किसी तरह से गिरा सकते हैं ऐसे, मतलब ये प्लान वे में आप लोग करते हैं। और मैंने एक बार नहीं, ये हर जगह है, ये चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री, ये किशोर कुमार के साथ हुआ, आपको मालूम है, आर.डी. बर्मन के साथ हुआ। जब स्टैब्लिश लोगों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, तो जो आदमी रियल स्ट्रगल करके आ रहा है उसको तो आप पहले से हटा रहे। ये आज ये अब ये खत्म नहीं होगा, अब ये शुरू हुआ है, ये द्वंद, ये जो युद्ध शुरू हुआ है, इस युद्ध में हम देखेंगे। ये तो अब तो आप देख लीजिए, करण जौहर, महेश भट्ट और बाकी लोग भी और हैं, आप देख लीजिए, इनको सुशांत में टैलेंट नहीं दिखा, लेकिन पाकिस्तान के आर्टिस्ट को लाने लगे। क्यों? इनको शौक था क्या? और सुशांत ने कुछ और फिल्में साइन की जो बन ही नहीं पाई, जैसे कि पानी, जो कि शेखर कपूर के साथ वो बना रहे थे, वो फिल्म बार बार अटकती जा रही थी। Interest went way into, अच्छा, what will the set look like? Every time I had a production design, I had a meeting with the DOP, he was there. Every time I had a VFX meeting, he would be there. And when we would rehearse, the name of the character was Gora, and he would say, sir, Gora mil nahi raha abhi, Gora mil nahi raha. Then he would rehearse it again. He said, I said, नहीं, बहुत अच्छा है सुशांत सर, अच्छा है क्योंकि मैं सुशांत सिंह कर रहा हूँ, गोरा नहीं कर रहा। ये गोरा कैसे मिलेगा मुझे? तो रात के 2-2, 3-3 बजे मुझे फोन करता था और कह रहा था, 3 बजे मुझे फोन आया, मुझे पता 3 बजे फोन आया तो सुशांत का ही होगा, सर आ जाओ सर, एक आइडिया है, अगर गोरा हमेशा कुछ ऐसे देखे या कुछ तिरछी नजर से देखे जब भी, तो क्या लगता है अलग होगा? छोटी 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 बातें लेकर, रोज रात छोटी छोटी बातें लेकर घुस गया वो अंदर, वो स्क्रिप्ट में घुस गया,
वो कैरेक्टर में घुस गया, कांस्टेंट एडिक्शन, उसकी पूरी जिंदगी। सब मुझे लगता है कि गोरा, क्योंकि पानी की फिल्म है, ये लोअर सिटी में है जहाँ पानी कम है, तो कहता सर 1 हफ्ते के बाद मिलूंगा, 1 हफ्ते में ही वुड बिकम स्किनी, कंप्लीटली स्किनी एंड कम बैक टू मी। सर देखिए, आज देखिए मुझे, मैं गोरा हूं ना, चलिए थोड़ी तस्वीरें लेते हैं और कैमरा के सामने कुछ करते हैं। तो यार 3 महीने हमने किया ये, 3 महीने। तो वो आई काइंड ऑफ फेल इन लव विद हिम एज यू डू। इतना प्यार हो गया मुझे उस लड़के से कि ये लड़का how much he gives। तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा? क्योंकि अगर कुछ कमी रही तो डायरेक्टर में है, इसमें नहीं रहेगी, इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसा एक्टर था वो। और 3 महीने ना मैंने फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो। बंद नहीं हुई, when he realized he wasn't doing the film, मैं भी रोया। वो रोता था, मैं भी रोता था साथ साथ, क्योंकि I was also passionately and deeply involved with that। तो है यार, हमारी जिंदगी कुछ ऐसी होती हैं, ups and downs। और ये जो लफ्ज हैं डिप्रेशन, और ये ऐसा नहीं मैं कह रहा कि डिप्रेशन नहीं होती, push ourselves, and Sushant would always push himself in every little way, every cell of his would be involved. How can you come out of that easily? You can't. But tell me, I mean, I only rehearsed and got to know him well, and we'll talk about his philosophy and his addiction to quantum physics and astronomy and Stanford. But did he rehearse a lot? Oh, but he used to rehearse. I used to see him doing it alone. सुशांत के करियर में तूफान 6 महीने पहले तब शुरू हुआ जब सुशांत की फिल्म ड्राइव रिलीज हुई। ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई। खास बात ये है कि ये फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने ही बनाई थी। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी क्योंकि फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी बेहद घटिया थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि खुद सुशांत भी इस फिल्म से बेहद नाराज थे क्योंकि फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के होने के बावजूद उस तरह से नहीं बन पाई जैसा वादा किया गया था। सुशांत नहीं चाहते थे कि ये फिल्म कहीं भी रिलीज हो, फिर भी करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने इसे रिलीज किया। यही नहीं, इसके बाद ही सुशांत की जिंदगी में तूफान ने कदम जमाए। सुनने में आया है कि इसके बाद अलग अलग वजहों से सुशांत के पास आई करीब 7 नई फिल्में एक एक करके वापस जाती रहीं। ऐसे में सुशांत इसी वजह से डिप्रेशन में चले गए और आखिरकार उन्होंने अपनी जान दे दी। उसके अलावा चंदा मामा जो बन रही थी लेकिन बीच में ही रुक गई। इसके अलावा एक और फिल्म थी रॉ जो कि बन रही थी, बनते बनते बीच में ही रुक गई। सोर्सेज की मानी जाए तो सुशांत को धर्मा प्रोडक्शंस, साजिद नाडियाडवाला, यशराज, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी सभी ने बैन कर दिया था। सोर्सेज की मानी जाए तो सुशांत का बुरा दौर शुरू हो चुका था साल 2017-18 से, जब उनकी लड़ाई हुई थी आदित्य पंचोली के लौंडे सूरज पंचोली से। और उस लड़ाई के बाद सलमान खान ने खूब लताड़ा था सुशांत सिंह राजपूत को। सलमान खान जो कि सूरज पंचोली के मेंटोर हैं, जो कि हर जगह सूरज पंचोली को सपोर्ट करते हैं, उनकी फिल्मों में गाने गाते हैं, तो भैया उनका फटकार लगाना तो लाजमी भी था। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब अलेजिडली ये कहा जाता है कि सलमान खान ने किसी का करियर बर्बाद कर दिया। विवेक ओबरॉय एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं, साथ ही साथ अरिजीत सिंह ने किस तरीके से माफ़ी मांगी थी, विवेक ओबरॉय ने किस तरीके से माफ़ी मांगी थी, हम सभी ने देखा था। कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, विवेक ओबरॉय, नाम क्या उनका, विवेक ओबरॉय। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। तुम्हारा नाम क्या? रोहन। रोहन का नाम नहीं जानते हैं आप? एक आदमी से लड़ते हो, झगड़ते हो, तू तड़ाके से बात करते हो और आपको उसका नाम भी नहीं पता। हाँ मेरी गलती है सर, अगर आप कह रहे हो तो गलती था। गलती नहीं है, बदतमीजी है। डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने भी अपनी बात रखी है। अभिनव ने साल 2010 में आई दबंग को डायरेक्ट किया था। उन्होंने फेसबुक पर बेहद लंबा पोस्ट लिखकर सलमान खान और उनके परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि सलमान और उनकी फैमिली की वजह से उनकी यानी अभिनव की फिल्में नाकाम हुई और उनका तलाक भी हो गया। सबसे पहले सुशांत को श्रद्धांजलि दी। अभिनव ने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत, रेस्ट इन पीस, ओम शांति, लेकिन तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार से अपील करता हूँ कि अच्छे से जांच कराई जाए।
सुशांत के सुसाइड ने उस दिक्कत को सामने ला दिया जिसे हम में से बहुत लोग फेस कर रहे हैं। वास्तव में एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए क्या मजबूर कर सकता है? मुझे डर है कि उनकी मौत मीटू की तरह किसी बड़ी मूवमेंट की शुरुआत ना बन जाए। सुशांत की मौत ने यशराज फिल्म्स टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के रोल को स्कैनर में ला दिया है, लेकिन इसकी जांच करना अधिकारियों का काम है। ये लोग करियर नहीं बनाते हैं, ये आपके करियर और जिंदगी को बर्बाद करते हैं। एक दशक तक व्यक्तिगत रूप से पीड़ित रहने के बाद मैं आत्मविश्वास से ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड का हर टैलेंट मैनेजर और हर टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी कलाकारों के लिए मौत का जाल है। इसके आगे अभिनव ने टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी और मैनेजर्स को सफेद कॉलर वाले दलाल बताया, कहा कि हर कोई इसमें शामिल है। अभिनव ने आगे लिखा कि उन सब का केवल एक सिंपल मंत्रा है, हमाम में सब नंगे और जो नंगे नहीं हैं उनको नंगा करो, क्योंकि अगर एक भी पकड़ा गया तो सब पकड़े जाएंगे। ये इन सब का तरीका है। पहले टैलेंट स्काउट्स यानी कि कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह जो कट और कमीशन के आधार पर काम करते हैं, मुंबई के बाहर से किसी टैलेंट को खोजते हैं, कोई ऐसा जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, कनेक्शंस ना हो, फिर उस टैलेंट को सेलिब्रिटी से कॉन्टैक्ट बनाने के नाम पर बॉलीवुड की पार्टीज में फ्री बुलाया जाता है। यहाँ उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, वो निराश होते हैं और आत्मविश्वास भी उनका टूट जाता है। एक बार जब आत्मविश्वास टूटता है तो स्काउट्स उन पर मल्टी ईयर का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव बनाते हैं। ये कहता है कि वो उस फील्ड के दरिंदों से उसे बचाएगा। इसके साथ ये शर्त होती है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो भारी जुर्माना देना होगा। एक बार जब कलाकार टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है तो फ्री होकर काम करने के लिए उसके अधिकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। उनसे वो एजेंसी बहुत कम पैसों में काम कराती है, बंधुआ मजदूरों की तरह। अगर वो किसी तरह से एजेंसी के चुंगल से छूटकर भाग भी जाते हैं तो उन्हें बॉयकॉट कर दिया जाता है। कलाकार किसी दूसरी एजेंसी के पास जाता है, ये सोचकर कि आने वाला कल अच्छा होगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। उनकी नई एजेंसी भी वैसी ही निकलती है। अब कुछ साल बाद कलाकार टूट जाता है, फिर या तो सुसाइड कर लेता है या फिर वेश्यावृत्ति और एस्कॉर्ट सर्विसेज की तरफ चला जाता है। इसके बाद अभिनव ने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में अपने पोस्ट में लिखा, कहा कि मेरा अनुभव भी कुछ इस तरह का ही रहा। मैंने कुछ शोषण सहन किया है, मुझे भी डराया गया था। दबंग के बाद से ही अरबाज खान ऐसा कर रहे हैं। मैं दबंग 2 से इसलिए बाहर हो गया था क्योंकि अरबाज खान और सोहेल खान मिलकर मुझे परेशान करके मेरे करियर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगे थे। अरबाज ने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि श्री अष्टविनायक फिल्म्स के साथ था उसे नाकाम कर दिया था। अरबाज ने खुद इस अष्टविनायक के हेड को कॉल करके बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। नतीजा ये रहा कि वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया और मुझे वो साइनिंग अमाउंट मिला था, मुझे वो भी श्री अष्टविनायक फिल्म्स को वापस कर दिया मैंने और वाईकॉम पिक्चर्स चला गया। वहां भी उन्होंने यही काम किया, बस फर्क इतना था कि इस बार सोहेल ने ये काम किया। उन्होंने इस वक्त वाईकॉम के सीईओ विक्रम मल्होत्रा को धमकाया। यह प्रोजेक्ट भी नाकाम रहा और मैंने साइनिंग अमाउंट लौटा दिया जो कि 7 करोड़ रुपए था, साथ ही करीब 90 लाख रुपए इंटरेस्ट के तौर पर चुकाए। इसके बाद रिलायंस एंटरटेनमेंट मेरे बचाव में आया, फिर हमने मेरी फिल्म बेशरम के लिए पार्टनरशिप की। अभिनव ने आगे ये बताया कि उन्हें उनके परिवार की महिलाओं को लेकर रेप की धमकियां मिलने लगी थी। उन्होंने लिखा कि आगे कुछ साल तक मेरे प्रोजेक्ट्स नाकाम किए गए और मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रही। मेरे परिवार की महिलाओं का रेप करवाने की भी धमकी मिलती रही। इन धमकियों ने और परेशानियों ने मेरी और मेरे परिवार की मेंटल हेल्थ पर असर डाला। इसकी वजह से साल 2017 में मेरा तलाक हो गया और मेरा परिवार टूट गया। कई नंबर्स से मुझे एसएमएस के जरिए सारी धमकियां दी गई थी जिससे कि मेरे पास सबूत हो गए। मैं साल 2017 में पुलिस के पास गया एफआईआर दर्ज करवाने, जो कि उन्होंने दर्ज करने से मना कर दिया, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिख ली। जब धमकियां बढ़ गईं तो मैंने पुलिस से कहा कि नंबर्स को ट्रेस करें, लेकिन वो मैसेज भेजने वाले यानी कि सोहेल खान जिस पर मुझे शक था उसका पता नहीं लगा पाए और मेरी शिकायत भी ओपन है और मेरे पास पुख्ता सबूत भी है। अभिनव का कहना है कि उनके दुश्मन शातिर चालाक हैं और हमेशा छिपकर पीछे से हमला करते हैं। वो कहते हैं कि दुर्भाग्य से सच्चाई मेरी तरफ है और मैं सुशांत की तरह हार नहीं मानूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि उनका या मेरा अंत ना हो जाए। बहुत सहन कर लिया, अब लड़ने का वक्त कॉफी विद करण में आलिया भट्ट को 3 एक्टर्स को रेट करने के लिए कहा गया। 3 एक्टर्स के ऑप्शंस जो दिए गए वो थे सुशांत, वरुण और रणवीर, और उसने सुशांत का नाम सुनते ही कहा हूँ सुशांत। या फिर आप सोनम कपूर की ये वीडियो देखिए, सुशांत का नाम आते ही वो क्या रिएक्शन देती हैं। Hot or not? Just those 2 words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. सोनम कपूर का ये रिएक्शन था साल 2014 मार्च में, और तब तक सुशांत 2 बड़ी फिल्में दे चुके थे, तो नाम तक भी ना पता हो ना, बड़ी स्ट्रेंज बात है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और कंगना ने इस बात को खुल के करण जौहर के मुंह पर बोला था। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty.
and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. कंगना के ऐसे बोलने के बाद करण जौहर ने अवार्ड फंक्शन में कंगना का काफी मजाक उड़ाया सैफ और वरुण के साथ मिलकर। बोल चूड़िया बोल कंगना, कंगना कंगना ना बोले तो बेहतर है। ये कंगना बोलती क्यों है? लेकिन इससे कंगना रुकी नहीं, कंगना बार बार लगातार करण जौहर और नेपोटिज्म के खिलाफ बोलती रही। How Karan mocked me on IFA stage and called me, you know, sort of on nepotism, and he said I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really. चले बंद कर भाई तेरा शो करना शुरू किया, आसमानी दिन चालू आसमान में रोल किया, स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया, खोल दिया मैंने अपने आप को और नो किया। अब सब गलत कर रहे हैं भाई, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है, और कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ